Hello, good morning students. Welcome to RPDM Academy. Hope you people are well confident for your board examinations and RPDM Academy's videos are providing fruitful result to you people for your board examinations. And फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो you people can suggest it in the comment section. चलिए, so let's talk about the today's concept. As you can see on the board, liberal nationalism. Yesterday, I had a talk about the concept in which ethnic variations were there in Europe. कि किस तरह से इतनी सारी ethnic variations होने के बावजूद कि जो लोग थे, जो पर्टिकुलर जो सिटीजन्स थे वहाँ के, दो वो बाइफर्केटेड थे, देयर वॉज अ सिंगल कॉमन आइडेंटिटी अमंग देम, दैट वॉज कि दे वर रूल्ड बाय द रूलर ओनली, जस्ट दिस वॉज द सिंगल आइडेंटिटी, कि वो एक सिंगल रूलर, एक कॉमन रूलर था जो उनके ऊपर रूल कर रहा था. दिस वॉज द सिंगल आइडेंटिटी अमंग देम विच यूनाइट देम, जो उनको टाई अप कर रही थी. अदरवाइज तो वो लिंग्विस्टिक ग्रुप अलग थे, उनका कल्चर अलग था. ठीक है, तो इसी तरह से बेटा अब एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो मेजर्स लागू हुए थे उसकी वजह से कहीं कहीं 19th सेंचुरी में बेटा जर्मनी में, फ्रांस में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में, इससे दो क्लासेस इमर्ज हुई. एक था मिडिल क्लास, सेकंड थी वर्किंग क्लास. जो मिडिल क्लास थी, दे फाउंड देमसेल्व्स एज दे वर वेरी प्रोडक्टिव एंड दे were the only who should raise voice against what existing practices in the society, which was the privileges obtained by birth, by the which section, by the aristocracy, by the autocratic rulers, ठीक है, by the elite group. Fine. So अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे वर इन्फ्लुएंशियल एज वेल. उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उन्हें क्या करना है, उन्हें इन सारी प्रिविलेजेस को क्या करना है, एंड कराना है. जो भी सुविधाएं जो बाय बर्थ मिल रही थी उनका उन्हें क्या करना है, अपोज करना है, विरोध करना है. एंड दिस this initiative was started by the middle class. ठीक है, so after middle class they carried the idea of, after emergence of middle class they carried the idea of liberal nationalism. So what does liberal means? liberalism का मतलब क्या होता है? वैसे तो it's very simple. liberal का मतलब क्या? free, freedom. So liberalism refers here what? freedom बेटा. so but इस फ्रीडम का भी मीनिंग हर सेक्शन के लिए अलग अलग था. सोशल लेवल पे इसका कुछ और मतलब था, पॉलिटिकल लेवल पे लिबरलिज्म का मीनिंग कुछ डिफरेंट निकाला गया, एंड इकोनॉमिक लेवल पर लिबरलिज्म का मतलब कुछ और था. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट विजन्स ऑफ लिबरलिज्म एट द वेरियस एस्पेक्ट्स. फाइन, सी सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था. मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, फ्रीडम होना और इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सब लोगों फ्रीडम, इक्वल फ्रीडम एंजॉय करें, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और हर व्यक्ति के साथ सेम ही ट्रीटमेंट किया जाए, यानी लॉ की वजह से कानून की नजर में सब व्यक्ति समान हो. फाइन. नेक्स्ट था बेटा एट पॉलिटिकल लेवल. लिबरलिज्म का मतलब क्या था? पॉलिटिकल लेवल पे लिबरलिज्म क्या मीनिंग कन्वे कर रहा था? जैसे कि पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो उसका मतलब क्या? जब हम अपनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? राजनीति की बात करते हैं. राजनीति में क्या होता है भाई? गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए, रूल रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, सबको लाइक फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए. फाइन. तो अब लिबरलिज्म का पॉलिटिकली लेवल पे क्या मतलब था? सी, एज यू कैन सी हियर, दिस एट पॉलिटिकल लेवल लिबरलिज्म स्टूड फॉर and emphasized on the concept of government by consent. एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, by consent. consent का मतलब क्या होता है? जनरल ओपिनियन, कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होनी चाहिए? थ्रू जनरल ओपिनियन. ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बनाने से पहले लोगों से उनकी राय मांगी जाए, उनके विचार पूछे जाए, और जो मेजॉरिटी का जो व्यू होगा, मेजॉरिटी नॉट इन द टर्म ऑफ रिलीजन, नॉट इन द टर्म ऑफ कल्चर, इवन मेजॉरिटी इन द टर्म ऑफ ओपिनियन, कि जो मेजॉरिटी का व्यू होगा उसी के बेसिस पर क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए. ये क्या था? पॉलिटिकल लेवल पर लिबरलिज्म का मीनिंग था. फाइन. एंड
दो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म जो एक आइडिया था, हमें पता है कि हमने 3 आइडियाज वहां से कैरी किए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेटर्निटी, लिबरलिज्म, ठीक है। तो अब वहां पर लिबरलिज्म का क्या मतलब था, फ्रीडम, लिबरलिज्म, फ्रेटर्निटी से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म का मतलब था बेटा एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि जो ऑटोक्रेट रूलर्स हैं, जो डेस्पोटिक रूलर्स हैं, जो तानाशाह हैं, जो मोनार्किकल रूलर्स हैं, उनका क्या करना, उनका एंड करना। एंड जो भी क्लैरिकल प्रिविलेजेस हैं, क्लैरिकल यानी जो कि प्राइस्ट को, जो चर्च के लोग हैं, जो जिन्हें जन्म से जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनको अबॉलिश करना, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म का मतलब था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज वेल एज एंड ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइस्ट और द क्लैरिकल ग्रुप्स, ठीक है। इसके साथ साथ फॉर्मेशन होना किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म ने ये आइडिया हमें दिया कि लिबरलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक ऐसी बुक ऑफ लॉज होनी चाहिए जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे टॉप में हो, जिसके अंडर सारी पावर्स आए, फाइन, और एक तरह से एक चेक और कंट्रोल किया जाए पावर्स को, इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन। इसके साथ साथ कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसा कि फ्रांस में किया भी गया था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे हम भारत के लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, इन द सेम मैनर ये आइडिया आया लिबरलिज्म से कि भाई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है, जैसा कि हम आज फॉलो कर रहे हैं सेम सिस्टम, ठीक है। तो ये मतलब था लिबरलिज्म का एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या निकाला गया, जब 19th सेंचुरी रिकॉल करो कि जब क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा था, कमर्शियल क्लास ग्रो हो रही थी, नए सिटीज और नए टाउन्स ग्रो हो रहे थे। तो उस टाइम पर लिबरलिज्म का मतलब क्या था बेटा, सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि लोगों के पास सोर्सेज बढ़ रहे थे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे तो लोग क्या होंगे, रिसोर्सफुल होंगे। तो दैट्स व्हाई देयर वाज इन 19th century the liberalism stood for the security of private property, fine। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक लेवल पर जाने से पहले मैं बात करूंगी किसकी, भाई कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने बात की। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब था कि मतलब इक्वालिटी फॉर ऑल, तो इसका मतलब सफरेज, अब टर्म इज हियर सफरेज, सबको क्या दिया जाए। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द कंसेंट। सो इसका मतलब क्या कि राइट टू वोट, सफरेज का मतलब क्या होता है बेटा, राइट टू वोट, कि सबको राइट टू वोट मिले। लेकिन क्या ऐसा किया गया, क्या फ्रांस में ऐसा हुआ जहां से हम सारे के सारे रेवोल्यूशंस की हमने इंस्पिरेशन ली है, क्या वहां पर ऐसा हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि जो वुमेन थी वो हमेशा से ही क्या रही, नेग्लेक्टेड सेक्शन रहा। राइट टू वोट जब दिया गया, जब वहां से ऑटोक्रेसी रूल को खत्म कर दिया गया, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन दैट एवरी सेक्शन गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल फैसिलिटीज, even every segment got suffrage, no, it does not mean that, it means that कि जो प्रॉपर्टी ऑन्ड पीपल थे, जो प्रॉपर्टी ऑन्ड मेन थे और जो टैक्स पेयर थे, सिर्फ उन्हीं को क्या दिया गया, उन्हीं को राइट टू वोट दिया गया, अंडरस्टूड, उन्हीं को राइट टू वोट दिया गया। एंड और वो भी कब हुआ, जब हुआ उसके जस्ट आफ्टर जब एक तरह से मोनार्किकल रूल डिक्लाइन हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फ्रांस रिपब्लिक बन गया था 1792 में, ठीक है, मोनार्किकल फॉर्म को क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था और एक तरह से डिलीट कर दिया गया था वहां से। तो सिर्फ प्रॉपर्टी ओन्ड मैन को क्या मिला, राइट टू वोट मिला। लेकिन उसके जस्ट आफ्टर इफ यू कैन रिकॉल दैट कि जेकोबियन की गवर्नमेंट आई, ठीक है, रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन के अंडर, उन्होंने जो राइट टू वोट था, जो सफरेज था, वो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव लेवल पे लागू किया, एक लार्ज स्केल पर लागू किया। कैसे कि उन्होंने जो राइट टू वोट दिया वो किसको दिया, ऑल अडल्ट मेल को दिया एट द टाइम ऑफ जेकोबियंस। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जेकोबियंस कौन थे, ठीक है, मैंने आप समझा चुकी हूँ मैं आपको पहले वाली वीडियोस में कि जो राइट टू वोट था वो कहाँ तक लागू किया गया, ऑल अडल्ट मेन,
ऑल अडल्ट मेन को क्या दिया गया बेटा, राइट टू वोट दिया गया है, फाइन। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो वुमेन रिमेन नेग्लेक्टेड सेक्शन, फाइन। बट ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने इस जो अडल्ट फ्रेंचाइज था, जो वोटिंग राइट था, उसको क्या कर दिया बेटा जी, लिमिटाइज कर दिया और वुमेन को उसने यहाँ से रिमूव कर दिया, वुमेन के पास से ये अथॉरिटी छीन ली और वुमेन को क्या बताया कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, वेदर वो फादर की प्रॉपर्टी है या फिर वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से जो राइट टू वोट था, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ थी, वो लिमिटाइज रही। बट इन 19th सेंचुरी जो पीरियड था उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए वुमेन ने एंड बहुत सारे मेन ने इस चीज को सपोर्ट किया एंड दे हैड fought a long struggle to get equal right like men. And if you will be very surprised कि जो फ्रांस जो कि जिसने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करने के लिए, वहां पर 1946 में वुमेन को क्या मिला, राइट टू वोट मिला। एंड इसके जस्ट आफ्टर, ये तो था थोड़ा सा इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड इसके जस्ट आफ्टर कि इकोनॉमिक लेवल पे बेटा जी, इकोनॉमिक लेवल पे लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, इसका मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है, कि मार्केट्स क्या रहनी चाहिए बेटा जी, फ्री रहनी चाहिए, फाइन। और किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाउंडेशन, कस्टम ड्यूटीज की कोई बाउंडेशन ना हो, अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। एज आप देख सकते हैं कि वो चाहते थे, कमर्शियल क्लास चाहती थी कि इजी मूवमेंट हो, किस चीज की, गुड्स की, कैपिटल की एंड पीपल की, और कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। एंड इसके लिए जस्ट उन्होंने क्या किया, इससे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसी रेस्ट्रिक्शन थी। रेस्ट्रिक्शन ये थी जैसे कि अगर एक ट्रेडर को, जर्मनी का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि और किसने प्रिंसिपलिटीज में बटी हुई थी, 39 स्टेट्स में बटी हुई थी, ठीक है। जर्मनी वाज अ रीजन ऑफ 39 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन एंड वहां पर अगर एक ट्रेडर ट्रेड करने के लिए जाता है तो उसे न्यूरेमबर्ग से हैब्सबर्ग में जाने के लिए कितने टैरिफ को फेस करना था, 11 टैरिफ को फेस करना था, उसे हर जगह पर 5% टैक्स पे करना था। तो इन दिस वे उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं रहता है, बार बार और हर जगह के जो वेट और जो मेजरमेंट की जो एक तरह से यूनिट्स थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। तो एली वाज अ यूनिट कि अगर वो न्यूरेमबर्ग से हैब्सबर्ग में जा रहा तो वहां पर उसकी मेजरिंग लेंथ कुछ और होगी, किसी दूसरे रीजन में जाएगा तो वहां कुछ और होगी, स्विट्जरलैंड में जाएगा तो वहां कुछ और होगी। तो इस तरह से ये क्या थी, बैरियर्स, ये रुकावट थी इसके रास्ते में, ट्रेड के रास्ते में, ठीक है। तो अब इन रुकावटों को दूर करने के लिए, इजीली फैसिलिटेट करने के लिए, मूवमेंट को इजीली कंटिन्यू करने के लिए, ट्रेड को फ्लोरिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए रूसिया की पहल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, दैट वाज नोन एज व्हाट, ज़ोलवेरिन 1834 में। तो फॉर्मेशन ऑफ ज़ोलवेरिन क्या थी, 1834 में इट वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। किसकी पहल पर बनाएंगे, प्रूशिया की पहल पर बनाएंगे 1834 में। इसका काम क्या था, ये कस्टम यूनियन थी, एक यूनियन थी, एक कस्टम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था हर तरह की बैरियर को खत्म करना जो ट्रेड को क्या कर रही थी, स्टॉपेज कर रही थी, जो ट्रेड को एक तरह से रिस्ट्रेन कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। जैसे कि अबोलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया, इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो रिड्यूस कर दी फ्रॉम 30 to 2 एज पर व्हाट, ज़ोलवेरिन के फॉर्म होने से जो डिफरेंट करेंसीज हर रीजन, जैसे कि 39 स्टेट की कॉन्फेडरेशन था जर्मनी वाला रीजन, तो वहां पर एक पर्सन को अलग अलग रीजन में अलग अलग करेंसीज में क्या करना होता था, ट्रेड करना होता था, और अलग अलग वेट और मेजरमेंट यूनिट वहां पर यूज की जाती थी। तो ट्रेडर्स फेस और मर्चेंट क्लास फेस अ लॉट ऑफ बैरियर्स देयर। सो इसके साथ साथ अब ये चीजें जब डेवलप हो गई, इजीली फैसिलिटेट होने लगा ट्रेड, तो इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ। रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होने से क्या हुआ, इट हार्नेस द इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मर्चेंट्स एंड द कमर्शियल क्लास, और इसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों के पास रिसोर्स आने लगे एंड दे हैड रेज्ड वॉइस अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल, दे हैड डिमांडेड द एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, राइट। तो अब ये सारी चीजें चल ही रही थी, तभी 1815 में वाटरलू का बैटल हुआ और जिसमें एक हिस्टोरिकल डिफीट हुई एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री लीडर की, नेपोलियन बोनापार्ट को। और इसके जस्ट आफ्टर एक कंजर्वेटिज्म रूल फिर से सेटअप
किया, कहाँ पर, यूरोप में, फ्रांस में, और फ्रांस को कार आउट कर दिया गया फ्रांस को, ताकि वो फ्यूचर में अपने एक्सपेंशन ना बढ़ा सके, तो उसके बॉर्डर पर अलग अलग जगह से एक डिफरेंट स्टेट ऑफ सीरीज सेटअप कर। बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। टुडे टिल हियर, थैंक यू सो मच, यू कैन टेक द पिक्स ऑफ द मेन पॉइंट्स, थैंक यू।